पहली बात तो ये है कि जो हक वाले उलमा होते हैं ना, वो कभी भी नहीं जाते हुकूमत वक्त के घर में उनके बुलावे पे। वो अपने मेंबर्स को यूज करके हक की आवाज उठाते हैं। तो हम दूसरा जनाब एक जो इस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर हैं याद सादक साहब, उन्होंने बताया कि जनाब ये जो महमूद चिकजई है ना, इसकी जरा तकरीरें मंगवाओ कि ये फौज मुखालफ और रियासत मुखालफ और मुल्क मुखालफ जो तकरीरें करते रहे हैं वो जरा लेके आओ, क्योंकि वो किसी सूरत भी अपोजिशन लीडर नहीं बनने देना चाहते। ठीक है, ये जो आज मामे चाचे बने हुए हैं रियासत के और पाकिस्तान की फौज के अदारे के, इनके मुंह से जो फूल झड़ते थे, ये जरा पूरा आप सुन लें। कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को, खराब करें ये फौज के जनरल नवाज शरीफ, आप पाकिस्तान तुम ठीक करो। दफा के लिए 250 अरब रखा गया है जो बजट में इस वक्त इनके एलोकेशन हुई है, उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। ये तो कहानियां ये जर्नैल बनाते हैं ना, जब ये गवर्नमेंट तोड़ते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को तहस नहस करते हैं या किसी प्राइम मिनिस्टर को या वज़ीर आज़म को ये गिरफ्तार करते हैं, तो फिर इस तरह की कहानियां इनको बनाए बगैर फिर इनका काम आगे चलता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी, आप देख रहे हैं हिट टीवी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान जिस हाल पे पहुंच गया है और जिस तरह पाकिस्तान की जितने भी जो सोसाइटी के एलिमेंट होते हैं वो किस तरह बेबस कंप्रोमाइज और 2 नंबर कहूं या 3 नंबर कहूं या जो भी आप कहना चाहते हैं, जब उस हद तक किसी मुल्क की सोसाइटी के लोग जो हैं पहुंच जाते हैं, तो फिर उस मुल्क के अंदर किसी किस्म की उस तरह की रमक बाकी नहीं रहती कि जिसको हम होप कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। हमने जब से आंख खोली देखा कि हमारे वहां पे एक ऐसा तबका जिनको हम उल्मा कहते हैं या आलम दीन कहते हैं, उनका एक बड़ा वकार, एक बड़ी रिस्पेक्ट, एक बड़ा ऑनर होता था। और बाज़ औक़ात वो बड़ी बड़ी हुकूमतों को, बड़े बड़े ताकतवर लोगों को जो है वो मजबूर कर देते थे। और अगर पाकिस्तान के अंदर कोई हमारी जो इक़दार, इस्लामिक वैल्यूज़ हैं या दीन के हवाले से चीज़ें होती थी, तो उनकी आवाज़ जो थी वो बड़ी एक पावरफुल आवाज़ होती थी और उससे लोग खाइफ होते थे और यानी कि फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो जाता था। लेकिन आज हमने देखा कि जनाब हमारे जो उल्मा उनको कहें या मुल्ला कहें, उनका एक टोला जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहब के साथ तशरीफ फरमा था। वहाँ जो कुछ हुआ, जो आपने देखा, जो आपने सुना, मेरा ख्याल है कि वो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। आपने काफ़ी कुछ सोशल मीडिया के ऊपर देख लिया होगा, लेकिन मैंने जो इसके अंदर जो मुझे एक चीज़ ऐसी लगी जिसके ऊपर बात करनी चाहिए, कि पहली बात तो यह है कि जो हक वाले उलमा होते हैं ना, वो कभी भी नहीं जाते हुकूमत वक्त के घर में उनके बुलावे पे। वो अपने मेंबर्स को यूज करके हक की आवाज उठाते हैं। तो हमने देखा कि मुरीद के अंदर जो हुआ वो एक अलग बहस है कि उनको निकलना चाहिए था, नहीं निकलना चाहिए था। इसके ऊपर मुझे भी कुछ चीजें एतराजात हो सकते हैं, मेरे भी सवालात हो सकते हैं। लेकिन वो जो निकले और उन्होंने सबने देखा कि उनके पास कोई वेपन नहीं थे, हथियार नहीं थे, लेकिन हुकूमत इस वक्त इल्जाम लगा रही है कि वो उनके पास हथियार थे और उन्होंने हथियार उठा लिया। और वो ये उलमा जो वहां पे बैठे हुए थे, इन्होंने चूं चिड़क नहीं की। किसी एक उलमा वहां पे जो बैठे हुए थे मौलवी, उनमें से किसी एक की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मोहतरमा आप, हम यहाँ पे आए हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं। लेकिन जो मीडिया ने दिखाया, जो सोशल मीडिया पे नजर आया, उनके पास डंडों के अलावा कुछ नहीं था। और जो वहां पर लाशें, जो वहां पर जख्मी गिरे, वो सारे उस जमात के या वो जो एहतजाज वाले लोग थे, वो उनके लोगों की लाशें थी। तो उन्होंने तो कोई ऐसी एजिटेशन उस वक्त तक की नहीं थी कि जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड किया जाता या इस तरह उन लोगों के ऊपर, जबकि वो लाउड स्पीकर के ऊपर जो उनकी तकरीरें मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब जाने दो, माँ के दूध का वास्ता, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, आप हमारे लोगों पे गोलियां न चलाओ। किसी को जरूरत नहीं हुई, किसी को जरूरत नहीं। उल्टा, मैं वो फिर वही बात है कि आप जाके सुन सकते हैं। उल्टा उन्होंने जब सारी बात मरियम नवाज शरीफ साहबा की सुन ली और उन्होंने कहा कि जनाब हम एक हाथ की जंजीर बनाकर और इस वक्त सूबाई हुकूमत को बताना चाहते हैं कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं। और हुकूमत और जो सूबाई हुकूमत है उसके खिलाफ या रियासत के खिलाफ अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा आता है तो हम उसको बिल्कुल जो है उसको स्पेयर नहीं करेंगे और हम हुकूमत वक्त का साथ देंगे। अच्छा, इसके ऊपर एक चीज़ तो ख़ास तौर पे इस जमात के जिनके साथ ज्यादती हुई है, वो इन्हीं के मानने वाले हैं। एक तो उनको ये पता लग जाना चाहिए कि वो किसी ने कहा था जागते रहना, एना तेना रहना, ठीक है। तो ये आपको मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा मैं सख्त बात या उनके जख्मों के ऊपर कोई नमक पोशी नहीं करना चाहता, क्योंकि जो उनके साथ हुआ है बड़ा जुल्म हुआ है। और उनका जो जो किरदार रहा है इस जमात का या जो उन्होंने इससे पहले किया है, उसके ऊपर हमारे बहुत सारे
क्वेश्चन हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लामिंग जो हम सवाल उठाते रहते थे, उठाते रहेंगे। लेकिन उस रोज़ जो हुआ वो एक जुल्म था, बर्बरियत थी और वो हम सब ने देखी। और मरियम नवाज शरीफ साहबा की हाँ में ला के इन मुल्लों ने ये बता दिया कि दीन बिल्कुल बिकता है और इसका भी सौदा होता है और सौदा करने वाले हैं। इमरान खान के पास मुझे एक यहाँ पे वो भी आलम दीन है, यंग हैं ज़रा, और उनसे यहाँ पे मुलाकात हुई। एक उनके बयान के अंदर मैं गया तो बड़ा ही ज़बरदस्त बयान था उस बंदे का, एक किस्म का सहर तारी हो गया वहाँ पर। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया वहाँ पर कि जनाब मुझे इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। शायद मेरा कोई क्लिप सुन के या मेरी कोई तकरीर सुन के उनका दिल किया मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने उनसे माजरत कर ली। मैंने कहा कि आपके साथ जब तक आप वज़ीर आज़म हैं मैं आपके पास मिलने नहीं आ सकता। हाँ, अगर आप मुझे मिलने आना चाहते हैं तो मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। तो उनकी इस बात के बाद और उनके बयान के बाद मुझे ऐसा लगा कि वाकई वो एक आलम दीन है और उनके अंदर वो दीन पनक रहा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए सबके लिए छोड़ा था। तो ये जनाब वहाँ पे हालात है। दूसरा, मरियम नवाज शरीफ साहबा वहाँ पे जो है ना वो बता रही हैं कि जनाब दुनिया में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और ये सारा कुछ हो रहा था और ये लोग वहाँ पर जनाब बाहर निकल आए एहतजाज के लिए। शायद ये उनका सवाल बिल्कुल ठीक भी था, लेकिन दुनिया में मिठाइयाँ कहीं भी नहीं तकसीम की जा रही थी। हाँ, फ़लस्तीन के अंदर कुछ छोटी ऐसी हैं, लोगों ने खुशियाँ मनाई, बाकी पूरी दुनिया में लोगों ने एहतजाज भी किया। और अगर आप कह रही थी कि ये बड़ा अच्छा एक इकदाम था कि लोगों की जाने ना जाएं, तो बीबी आज ही 65 लोगों को गाजा के अंदर शहीद कर दिया गया है। जहाँ पे आपने इतनी तारीफें की और इतनी आपने अच्छाई बताई कि डोनाल्ड ट्रंप ने और आपके चचा ने और दीगर लोगों ने जो ताकतवर हैं उन्होंने जो फैसला किया वो बहुत ही खुशाइन था और हम फौजें भेजने की बातें कर रहे हैं, तो आज इस बात पे मजम्मत भी तो कर देती। और वो जो साथ आपके मुल्ला बैठे हुए थे, खैर उनके मुंह में तो दही जमा हुआ था और वो दही भी मीठा जमा हुआ था तारीफों वाला। उन्होंने क्या करना था, उनको फ़लस्तीन के शहीदों के साथ क्या, क्योंकि और सवाल ये भी बनता है कि ये जो लोग यहाँ पे आके बैठे हुए थे अपने थोबड़े लेके, क्या इनमें से किसी ने जब ये जुल्म हो रहा था तो क्या कोई एहतजाज किया, कोई आप आवाज उठाई, कोई झंडा लेके निकले? ठीक है, एक वो सेनेटर मुश्ताक अहमद और उसकी फैमिली, सब जानते हैं। तो ये सौदा जो है ना ये बेचने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल ये सोशल मीडिया का भला हो और लोगों का एक शऊर का लेवल इतना हो गया है कि ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो इनको सलावातें सुनाई जा रही हैं, मैं तो बड़ा रिस्पेक्टली ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी तालीम या अपना जो तरीकाकार है उसको क्यों हम भूलें। हम मुसलमान हैं और जो इतराज़ की बात है वो एक सलीके और तरीके से कर रहे हैं और करेंगे। तो मरियम साहबा ने भी आज की जो हलाकत हुई है उसके ऊपर कोई ऐसा बयान नहीं दिया। अल्लाह करे कि ये जो खिचड़ी बन रही है ये फ़लस्तीनियों के हक में बेहतर हो। बज़ाहिर नज़र ऐसा नहीं आ रहा, लेकिन अगर वहाँ पे जुल्म हुआ, वहाँ पे हज़ारों जानें गई, तो इनके मुंह के ऊपर बिल्कुल जिप होगी। क्योंकि मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आपने आज तक फ़लस्तीन के बारे में इनके मुंह से पहले कुछ सुना था जब ये सारा जुल्म हो रहा था? क्योंकि अब ये हैंड इन ग्लव हैं, तो इसलिए अब इनको भी जनाब फ़लस्तीनियों की हमदर्दी और उनकी जो है ना फलाह और उनकी बेहतरी नज़र आ रही है। और दूसरा जनाब एक जो इस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर हैं रियाज सादक साहब, उन्होंने जनाब एक बहुत ज़बरदस्त लतीफ़ा और बड़ी गैरत का मुजाहरा करते हुए उन्होंने बताया कि जनाब ये जो महमूद अचकज़ई है ना, इसकी ज़रा तकरीरें मंगवाओ कि ये फ़ौज मुखालफ और रियासत मुखालफ और मुल्क मुखालफ जो तकरीरें करते रहे हैं वो ज़रा लेके आओ, क्योंकि वो किसी सूरत भी वो उनको जो है वो अपोजिशन लीडर नहीं बनने देना चाहते। और खैर महमूद खान अचकज़ई की आप बिल्कुल मंगाएं तकरीरें, सुन लें, लेकिन जनाब स्पीकर साहब हम आपको ये कुछ सुनाना चाहते हैं। ये 1-2 मिनट की वीडियो है, आप लोग भी सुने जी और ये देखें कि ये जो आज मामे चाचे बने हुए हैं रियासत के और पाकिस्तान की फौज के अदारे के, इनके मुंह से जो फूल झड़ते थे ये जरा पूरा आप सुन लें तो फिर आपको इनकी औकात भी पता लग जाएगी कि ये कितनी बड़ी मुनाफकत की एक यूनिवर्सिटी है इस वक्त नून लीग की पूरी जमात। यानी एक से बढ़ के एक इनके अंदर नमूना, एक से बढ़ के एक लेटने वाला, बिछने वाला, और वो जो रास्ता है हम उधर जाएंगे नहीं, फिर हम उधर लेट के जाएंगे, ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये जरा आप सुने और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। ये सुन ले जरा। देते हैं जो हमारी सरहदों की मुहाफिज है। बर्बाद कर चुका हूं इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। खराब करें ये फौज के जनरल नवाज शरीफ, आप पाकिस्तान तुम ठीक करो।
दफा के लिए 250 अरब रखा गया है, जो बजट 2300 के दिन की एलोकेशन हुई है, उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता। लेकिन आज भी ये पूरी पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौन से काम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। 65 में फेक विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने, इन्होंने सियाचिन हारा आपने पूछा उनसे, इन्होंने कारगिल हारा आपने पूछा उनसे। मैं डीएचए के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। इसलिए तो मैं उन किरदारों का नाम लेता हूँ। जनरल बाजवा साहब, आपको इस हुकूमत की तमाम नाकामियों का हिसाब देना है। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है, क्यों आपने नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज को जेल में रखने की दरखास्त की, क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफवर्जी की। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। ये तो कहानियां ये जर्नैल बनाते हैं ना, जब ये गवर्नमेंट तोड़ते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को तहस नहस करते हैं या किसी प्राइम मिनिस्टर को या वज़ीर आज़म को ये गिरफ्तार करते हैं, तो फिर इस तरह की कहानियां इनको बनाए बगैर फिर इनका काम आगे चलता नहीं है। हम तो कब्जा ग्रुप से कब्जा छुड़ाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान पे इस तरह से डेमोक्रेसी को डीरेल करने का उनको कोई हक नहीं है। फौज का काम है बैरिक्स में रहना, फौज का काम है पाकिस्तान के फ्रंटियर्स को डिफेंड करना, फौज का काम है अपने प्रोफेशनल मामलात को देखना। फौज का काम मुल्क चलाना तो नहीं है ना। फौज का ये काम नहीं है कि वो पाकिस्तान के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लें और उसको जेलों में बंद कर दें, उस पर झूठे मुकदमे बना दें। फौज का ये काम नहीं है कि वो डेमोक्रेसी को एक घर की बांदी बना दे। फौज का ये काम नहीं है कि वो आए दिन कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दे। फौज का ये काम नहीं है कि कभी वो सदर से इस्तीफा ले, कभी वो चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगे और कभी वो प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगे। ये तो सब इन लोगों ने मजाक बनाया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो मजाक नहीं है, इन जनरलों ने मजाक बना दिया। जो मुल्क को तोड़ने वाले हैं, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले हैं, जो पार्लियामेंट को तोड़ने वाले हैं, जो आज अदलिया के साथ जो सलूक कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की जड़ों को काट रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूं, उनसे डील कर लूं, उनसे मैं सौदेबाजी करूं। मैं ये समझता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला। उसने पाकिस्तान तोड़ा। क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? क्या किसी ने कहा कि जनाब हम कौम से शर्मिंदा हैं? किसी ने कहा कि जनाब हमने मशरकी पाकिस्तान के आवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया और अपनी मन मर्जी की है और मुल्क तोड़ दिया है? और मुल्क तोड़ने वाले देखें आप, सितम जरीफी ये है कि मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट कर उनको दफनाया गया। और मुझे आप ये बताइए कि मैं किस बात पर डील करूं जनाब? मुझे बताएं कि फौजी जर्नैल जो शख्स खून मारते हैं, जो मार्शल लॉ लगाते हैं, ये कौन है?